हाँ, सामने ध्यान दो। पहले तो सब लोगों ने शायद कल दीपावली मनाई होगी, आपको मनाई कि नहीं मनाई? पूरे जोश और उत्साह के साथ पॉजिटिविटी बनाई रखी थी क्या आपने सब लोगों ने? ठीक है। आज अपन भारत के जलवायु प्रदेश को शुरू कर रहे हैं और ये भारत का जो जलवायु प्रदेश वाला जो टॉपिक है, ये ऐसा टॉपिक है कि इस टॉपिक से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और ये एक एग्जामिनर का, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होता है कि वो इस टॉपिक से कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन क्या करे, पुटअप करे। और बच्चों को या विद्यार्थी प्रजाति को इस टॉपिक से सबसे ज्यादा डर भी लगता है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है ना, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसी टॉपिक को इतना मधुर भाषा में और इतना सरलीकरण तरीके से बिल्कुल सरलीकृत करके आपके सामने पेश किया जाएगा। आपको महसूस भी नहीं होगा कि ये टॉपिक इतना इजी था, जितना अपन ने पहले से बना रखा था कि ये तो बहुत जटिल है, ठीक है ना। तो ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा और मुश्किल से 30-40 मिनट की क्लास है और 30-40 मिनट में आप भारत के जलवायु प्रदेशों को अच्छे तरीके से आज क्लास में ही याद करके लेके जाओगे और जीवन में कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। शुरू करते हैं भारत के जलवायु प्रदेश। सबसे पहले भारत के जलवायु प्रदेशों का ऐतिहासिक पक्ष देखें अपन। क्या देखें? ऐतिहासिक पक्ष। ऐतिहासिक पक्ष, यदि अपन ऐतिहासिक पक्ष की बात करें तो ऐतिहासिक पक्ष में सबसे पहले एक विद्वान हुए जिनका नाम है ब्लैंडफोर्ड, और ये नाम आपने पहले भी भारत के जलवायु के अंतर्गत जब अपन शुरू से पढ़ रहे थे, टॉपिक को अपन ने स्टार्ट किया था, उस समय भी ये नाम आया था ब्लैंडफोर्ड, ठीक है ना, जिसने ये कहा था कि भारतीय उपमहाद्वीप की, ठीक है ना, समस्त जो जलवायु है या समस्त प्रकार की भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली जलवायु है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगी? भारत में देखने को। तो वही ये ब्लैंडफोर्ड है, और ये ब्लैंडफोर्ड जो उस समय 1889 की बातें हैं, 1889 के अंतर्गत इस ब्लैंडफोर्ड नामक विद्वान ने भारत के जलवायु प्रदेशों का सबसे पहले क्रमबद्ध अध्ययन किया। सबसे पहले क्या किया? क्रमबद्ध। तो सबसे पहले जलवायु प्रदेशों का अध्ययन क्रमबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध अध्ययन सबसे पहले किया किसने? ब्लैंडफोर्ड ने। सबसे पहले किसने किया? ब्लैंडफोर्ड ने, ठीक है। और क्रमबद्ध अध्ययन करके, ठीक है ना, इन्होंने किसी प्रकार से ये नहीं कहा कि भारत में कितने जलवायु प्रदेश हैं, इन्होंने संख्या के लिहाज से कोई भारत के भाग नहीं बताए, बस इतना सा किया कि इस समय 1889 के अंतर्गत इन्होंने क्या किया, भारत के जो जलवायु प्रदेश हैं उनका थोड़ा सा क्रमबद्ध तरीके से क्या किया? अध्ययन, सिस्टोमेटिक अप्रोच, ठीक है ना, क्रमबद्ध अध्ययन। और इसी समय 1889 में ये भारत के मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक थे, और महानिदेशक के पद पे रहते हुए इन्होंने भारत के जलवायु प्रदेशों का क्रमबद्ध तरीके से क्या किया? अध्ययन। तो ऐतिहासिक पक्ष में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है किसका? ब्लैंडफोर्ड का। फिर उसके बाद में अपन बात करें दूसरे ऐतिहासिक पक्ष में, दूसरे व्यक्ति की बात करें तो यहां पर दो व्यक्ति आते हैं। एक का नाम है कैंड्रू, ठीक है ना, सही है क्या? कैंड्रू। और एक का नाम क्या है? स्टाम्प। ये दो व्यक्ति आते हैं, कैंड्रू और स्टाम्प। इन्होंने भारत के मानचित्र में कर्क रेखा की बात की। सबसे पहले इन्होंने कहा कि ये जो भारत का मानचित्र है इसके बीचों बीच से एक कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है ना, कर्क रेखा। और इस कर्क रेखा के ऊपर का भाग जिसको इन्होंने कहा कि ये शीतोष्ण कटिबंध का भाग है, शीतोष्ण कटिबंध का भाग है, और इन्होंने कहा कि ये उष्ण कटिबंध का भाग है, ये उष्ण कटिबंध का भाग है। और शीतोष्ण और उष्ण कटिबंध जिसमें इन्होंने मुख्य रूप से कर्क रेखा का सहारा लिया, और कर्क रेखा का सहारा लेकर इन्होंने कहा कि भारत के अंतर्गत जो जलवायु प्रदेशों की संख्या है वो कितनी है? 11। और इन्होंने उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय आधार पर भारत के 11 जलवायु प्रदेश बता दिए। हालांकि इनको भारत के स्तर पर या भारतीय मंच के ऊपर इनको मान्यता नहीं मिली और ये लोकप्रियता अर्जित नहीं कर पाया। ये दूसरा ऐतिहासिक पक्ष था। और उसके बाद में यदि कोई तीसरा ऐतिहासिक पक्ष की बात आती है तो तीसरे पक्ष पे आते हैं कोपेन मोदे। कोपेन मोदे, ठीक है ना, प्रमुख रूप से तीसरे व्यक्ति हैं कोपेन। और जो कोपेन मोदे हैं जिनका पूरा नाम है व्लादिमीर कोपेन, इन्होंने विश्व स्तर पर, ध्यान रखना, इन्होंने विश्व स्तर पर
जलवायु प्रदेशों का, विश्व स्तर पर जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया था। जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण, जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया था। और इस विश्व स्तर पर जलवायु प्रदेशों का वर्गीकरण किया, इसी समय इन्होंने भारत का जो पूरा का पूरा भौगोलिक, भारत का भौगोलिक भाग था, इस भौगोलिक भाग को विश्व स्तर के हिसाब से इन्होंने 8 जलवायु प्रदेशों में क्या कर दिया, शामिल कर लिया। ध्यान रखना, पुरानी जो किताबें हैं, पुरानी किताबों का मतलब है आरबीएससी की किताब हो सकती है, पुरानी एनसीईआरटी किताब हो सकती है, उसके अंतर्गत भारत के अंतर्गत कोपेन के 9 जलवायु प्रदेश बता रखे हैं। कितने बता रखे हैं? 9। और अब वर्तमान में जो नई एनसीईआरटी की बुकें आई हैं, ठीक है ना, उसमें संशोधन करके और अब 8 भाग आए हैं। कितने आए हैं? 8। और ये ध्यान रखना, आरपीएससी के अलावा, आरपीएससी के ये क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछा भी था, 8 और 9 का ही ये क्वेश्चन पूछा भी था, और उस समय भी आरपीएससी ने आंसर में 9 माना था। कितना माना था? 9। बाद में जाके रेट वेट लगी थी और वो डिलीट हो गया था, और फिर उसके बाद में 8 को सही मान लिया गया था, क्योंकि एनसीईआरटी में 9 इंक्लूड कर रखा था, 9 बता रखे थे। लेकिन वर्तमान में इन्होंने शुद्ध करके, क्योंकि नवा जो भाग था वो 80 कुछ ऐसे था, ठीक है ना, तो वो जलवायु भारत में मिली नहीं, और उसके आधार पर अब वर्तमान में संशोधन करके एनसीईआरटी में भी कितना डाल दिया गया है? 8। तो ध्यान रखना, कोई पुरानी किताब आपके पास पेश हो जाए और आपको कोई ऐसा बोले कि 9 भाग हैं जलवायु के अनुसार, या कोपेन के अनुसार जलवायु प्रदेश 9 बताए गए हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना, उनको थोड़ा सा समझाने का प्रयास करें कि पहले था और आरपीएससी ने उसके बाद में, ठीक है ना, इसमें संशोधन किया, और संशोधन के बाद में अब जो नई एनसीईआरटी किताबें हैं उनमें भी संशोधन हो गया है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा, ठीक है ना, आरबीएससी किताबें हैं उनमें भी संशोधन हो गया है। तो वर्तमान में कोपेन ने भारत के जो जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किया, वो 8 जलवायु प्रदेश बताए, ठीक है ना। किसके बताए? भारत के। तो भारत के 8 जलवायु प्रदेश बताए कोपेन महोदय ने। और भारत में जो ये 8 जलवायु प्रदेश कोपेन बात करता है, 8 जलवायु प्रदेशों की, तो ये किसके आधार पर करता है? बेस क्या है इसका, ठीक है ना, आधार क्या है? कुछ तो आधार है जिसके आधार पर उसने भारत के इस पूरे के पूरे स्वरूप को क्या किया है? बांटा है, 8 भागों में बांटा है, कुछ तो है। तो आधार क्या बनाया? तो इन्होंने आधार बनाया किसको? औसत मासिक, औसत मासिक तापमान व वर्षा को आधार मानकर, और ये क्वेश्चन ही पूछ लिया, 1-2 बार तो पेपरों में यही क्वेश्चन पूछा था कि कोपेन ने जो जलवायु वर्गीकरण, ध्यान रखना, ये वर्ड के पूरे वर्ड के अंतर्गत जो वर्गीकरण करेगा ना, उसमें भी यही रहेगा। कौन सा? एक तो किसको? तापमान को, औसत मासिक तापमान, और एक औसत मासिक वर्षा। इन दोनों को इसने क्या बनाया? आधार बनाया, और आधार बनाकर भारत के जलवायु का निर्धारण किया, और विश्व स्तर पर भी जलवायु का क्या किया है? इन्होंने निर्धारण किया है। ध्यान रखना, इन्होंने थोड़ा सा क्या है कि वनस्पति का भी सहारा लिया था, लेकिन वो वनस्पति वर्षा के अंतर्गत ही क्या हो जाती है? शामिल, क्योंकि वर्षा और जो वन है वो दोनों आपस में कोरिलेटेड हैं, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो वन है वो वर्षा को बताते हैं, वर्षा वनों को बताती है। तो ये मुख्य रूप से तापमान और किसको आधार बनाया? वर्षा। और भारत के कितने जलवायु प्रदेश बता दिए? 8 जलवायु प्रदेश बता दिए। अब उसके बाद में बात आती है ऐतिहासिक पक्ष की, बात कर ली अपन ने, ठीक है। अब बात आती है कि जो कोपेन भारत के जलवायु प्रदेशों का जो निर्धारण करेगा, उसके अंतर्गत वो कुछ एबीसीडी के कैपिटल लेटर के अक्षर हैं, और कुछ एबीसीडी के स्मॉल लेटर के अक्षर हैं, उनको सांकेतिक भाषा के रूप में काम में लेता है, और उन्हीं सांकेतिक शब्दों को फिर बाद में जलवायु प्रदेश के निर्धारण के रूप में काम में लेता है। तो अपन सबसे पहले बात करें कैपिटल लेटर की, ठीक है ना, बड़े अक्षरों की। किसकी बात करें? बड़े अक्षरों की बात करें, बड़े अक्षरों का प्रयोग। और बड़े अक्षरों का प्रयोग जिसमें सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया नंबर 1 पे, इन्होंने कैपिटल लेटर में एबीसीडी का बड़ा ए काम में लिया, और इसने कहा कि इस ए का मतलब होता है उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु। फिर इसने कहा कि 2 नंबर पे बी होता है, ठीक है ना, कैपिटल लेटर का क्या होता है? बी। और इस बी का मतलब इसने कहा शुष्क जलवायु। और 3 नंबर पे इसने कहा कैपिटल लेटर का सी, और सी का इसने कहा गर्म जलवायु, गर्म जलवायु।
ठीक है ना, जिसमें सबसे ठंडे महीने का तापमान, ठीक है ना, 18 डिग्री सेंटीग्रेड से -3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, के बीच रहता है। 18 डिग्री सेंटीग्रेड से -3 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहता है सबसे ठंडे महीने का तापमान। फिर उसके बाद में 4 नंबर पे इसने बताया, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, ये मैंने केवल समझाने का प्रयास किया है आपको। आपको इतना ध्यान रखना, गर्म जलवायु है, और गर्म जलवायु है तो इसका मतलब है कि सबसे ठंडे महीने का तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड और -3 डिग्री सेंटीग्रेड इसके बीच में रहता है। इसका मतलब है गर्म महीने का तापमान तो 18 से ज्यादा रहेगा, तभी तो आप उसको गर्म जलवायु कह रहे हैं। तो एक समझाने का प्रयास है। इसके बाद में है बड़ा डी, और डी का मतलब इसने कहा हिम जलवायु, हिम जलवायु। और फिर 5 नंबर पे बड़े अक्षर का प्रयोग किया ई का, और ई का मतलब है ध्रुवीय प्रकार की जलवायु, ध्रुवीय जलवायु, ये बात की इसने, याद रह जाएंगे। ए का मतलब है उष्णकटिबंधीय जलवायु, बी का मतलब है शुष्क जलवायु, सी का मतलब है गर्म जलवायु, और डी का मतलब है हिम जलवायु, ई का मतलब है ध्रुवीय जलवायु। ये यदि आपको याद हो गए तो आधा काम हो गया, आधा काम हो गया। और यदि आप इनको ग्लोब में देखेंगे ना, थोड़ा सा एक आइडिया बता दूं, वैसे पूरा तो लागू नहीं होगा लेकिन एक आइडिया बता दूं कि ये 0 डिग्री अक्षांश है, और निम्न अक्षांशों को आप क्या कहते हैं, उष्णकटिबंधीय जोन, उष्णकटिबंधीय इलाका। तो ये उष्णकटिबंधीय इलाका है जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा वाला भाग है, ये 23.5 डिग्री मकर रेखा का भाग है। तो ये वाला भाग है, इस भाग में यदि कोई एरिया आता है जो 23.5, ठीक है ना, और 23.5 दक्षिण, इनके बीच का कोई भाग आता है तो आप उसको उष्णकटिबंधीय जलवायु कहेंगे। इसका मतलब है उस इलाके में कोई भी स्थान होगा तो उसके लिए आप ए जरूर काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे? ये कौन कह रहा है? कोपेन, कोपेन महोदय कह रहे हैं। और बी का मतलब है कि ये उष्णकटिबंधीय इलाका है, और इस उष्णकटिबंधीय इलाके में यदि कहीं पर वर्षात नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रही है? वर्षात नहीं हो रही है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि महाद्वीपों का जो पश्चिम भाग है, इस टाइम में जो महाद्वीपों का पश्चिम भाग है, इन पश्चिम भागों के अंतर्गत क्या नहीं होती है? वर्षा नहीं होती है। तो फिर ये भाग ही क्या हो जाएंगे? शुष्क जलवायु वाले हो जाएंगे। तो उष्णकटिबंधीय भाग तो है ही है, लेकिन उनका भी कोई पश्चिमी किनारा, महाद्वीपों का जो पश्चिमी किनारा है वो वर्षा से अछूता रह जाता है, तो वहां शुष्क जलवायु दिशाएं निर्मित हो जाती हैं। तो उसके लिए इसने कहा है कि ये शुष्क जलवायु दशा रखने वाला बी है। लेकिन ध्यान रखना, आप वहां पर इसका प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जलवायु शुष्क है। जलवायु क्या है? शुष्क है। तीसरा है सी, जिसमें क्या है? गर्म जलवायु। गर्म जलवायु का मतलब है, अब कौन सी बात हो गई? मध्य अक्षांशों की बात है, शीतोष्ण कटिबंधीय इलाकों से आसपास की बात कर रहे हैं। डी का मतलब है हिम जलवायु, इसका मतलब है ये शीतोष्ण कटिबंध के उच्च अक्षांशों वाला मामला हो गया। और इसके बाद में ई, जो जहां पर क्या है? ध्रुवीय प्रकार की क्या है? जलवायु। तो यहाँ पर ई है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर सी है, और ए और बी आपको निम्न अक्षांशों मिल जाएंगे। ये एक माइंडली कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, पूरी तरीके से तो फॉलो नहीं करता, लेकिन फिर भी आप 95% इसको फॉलो कर सकते हैं कि इस प्रकार से ये बढ़ते हुए क्रम में जलवायु। ऐसे ही आप क्या करेंगे? नीचे वाले भागों में आ जाएंगे, ठीक है। और अब आप देखो, एक चीज समझ में आई होगी आपके, 0 डिग्री से लेकर आपने 90 डिग्री अक्षांश तक का मामला पढ़ लिया, आधा ग्लोब पढ़ दिया, आधा ग्लोब नीचे भी वही है। तो पूरे ग्लोब की जलवायु में आपने 5 भाग बता दिए पूरे ग्लोब में, और ये पांचों के पांचों भारत में मिल रहे हैं। तो फिर ब्लैंडफोर्ड गलत थोड़ी कह रहा था, सही कह रहा था। कुल पूरे विश्व की जलवायु, पूरे उपमहाद्वीप की जलवायु, ठीक है ना, कहां पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। कहां पाई है? तो मार्शडेन और ब्लैंडफोर्ड गलत तो नहीं है, क्योंकि पूरे ग्लोब में आपने जो जलवायु देखी है वो जलवायु भारत में बता रहे हैं आज आप, ठीक है। तो सारी जलवायु भारत के अंतर्गत देखने को मिलेगी। अब इसके बाद में बात करते हैं, ये तो बात थी बड़े अक्षरों की। इसके अलावा कोपेन महोदय ने कुछ छोटे अक्षरों का प्रयोग भी किया है, ठीक है। वो छोटे अक्षर कौन से हैं? छोटे अक्षरों का प्रयोग, और छोटे अक्षरों का प्रयोग में सबसे पहले जो प्रयोग किया है वो किया है स्मॉल एफ का, स्मॉल एफ। और स्मॉल एफ को आप इसी शब्द से शब्द बनाना फुली रेन। फुली रेन का मतलब है हमेशा वर्षा, और हमेशा वर्षा को आप लिखेंगे वर्ष भर वर्षा, वर्ष भर वर्षा। ऐसी जलवायु जहां पर पूरे वर्ष भर क्या हो? वर्षा। अब आप कहेंगे कि सर भारत में तो वर्ष भर वर्षा किसी इलाके में नहीं हो रही, आप किस आधार पर ये ऐप काम में लेंगे भारत में? तो आप यह ना समझें कि वर्षा केवल जल के रूप में हो, वर्षा किसी भी स्वरूप में हो उसको आप वर्षा ही कहेंगे। आप इस शब्द को काम में लेंगे कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में 6 महीने 7 महीने वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, और 3-4 महीने की अवधि होती है जो शीतकाल के दौरान। और वहां पर शीतकाल के अंतर्गत
वहां पर ध्रुवीय प्रकार की जलवायु, बर्फ वाली जलवायु है, और वहां पर हिम की क्या होती है, बारिश होती है। ठीक है ना। तो हिम के रूप में जलकण क्या होते हैं, जमा होकर संघनित होकर नीचे आ रहे हैं, लेकिन वो बर्फ के रूप में है। तो वर्षा तो हो रही है, तो वर्षा किसी भी स्वरूप में हो, आप उसको क्या कहेंगे, वर्ष भर वर्षा। तो भारत में वर्ष भर वर्षा का मतलब फुली रेन। दूसरा जो स्मॉल लेटर में जो दूसरा शब्द प्रयोग किया, वो प्रयोग किया स्मॉल एम, और एम से ही आपको बनाना है मानसून, मानसूनी जलवायु। कौन सी जलवायु, मानसूनी जलवायु, मानसूनी जलवायु। ठीक है, ये तो याद रह जाएगा। एम से एम देखना है, मानसूनी जलवायु। उसमें फुली रेन, पूरे वर्ष भर क्या करवानी है, वर्षा करवानी है। फिर उसके बाद में तीसरा काम में लिया गया स्मॉल एस, स्मॉल एस, और स्मॉल एस का मतलब है समर विदाउट रेन। ठीक है ना। इंग्लिश में आप इसको ऐसे पढ़ना, जहां स्मॉल एस मिल जाए आपको, उसको आपको पढ़ना है समर विदाउट रेन। समर का मतलब क्या है, ग्रीष्मकाल। इसका मतलब है ग्रीष्मकाल क्या रहेगा, सूखा, ग्रीष्मकाल सूखा, ग्रीष्मकाल सूखा। समर विदाउट रेन, विदाउट का मतलब नहीं, विदाउट का मतलब क्या होता है, नहीं। समर का मतलब गर्मी, गर्मियों में वर्षा नहीं होती है, गर्मियों में वर्षा नहीं होती है। तो फिर क्या लिखोगे, शीतकाल में वर्षा, शीतकाल में वर्षा, ये हो गया इसका मतलब। ठीक है। और ये जो स्मॉल एस है, ग्रीष्मकाल सूखा कहां रहेगा और शीतकाल में वर्षा कहां रहेगी, तो आपको याद आ गया होगा कोरोमंडल तट, तमिलनाडु वाला। तो देखना वहां काम में लेंगे इसको। चौथा जो अक्षर है स्मॉल लेटर में, वो है स्मॉल डब्ल्यू, और स्मॉल डब्ल्यू का मतलब क्या है, डब्ल्यू का मतलब है विंटर विदाउट रेन। विंटर का मतलब क्या है, शीतकाल। इसका मतलब है शीतकाल शुष्क है, शीतकाल क्या है, शुष्क है। ऐसी जलवायु जिसमें शीतकाल शुष्क हो या सूखा हो, एक ही बात है शुष्क और सूखा का मतलब। तो फिर क्या बात हुई, ग्रीष्मकाल में वर्षा, ग्रीष्मकाल में वर्षा, यह बात हुई, ग्रीष्मकाल में वर्षा। कितने हो गए, 4। ठीक है। पांचवा यहां लिख देता हूं, पांचवा, और पांचवा है स्मॉल सी। ठीक है ना, स्मॉल सी, छोटी एबीसीडी का क्या है, सी है। और सी का मतलब क्या होता है, कम से कम 12 महीने होते हैं एक वर्ष। एक वर्ष में किसी इलाके का यदि 4 महीने, 4 माह, 4 माह का औसत तापमान, औसत तापमान, औसत तापमान यदि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या रहता है, ऊपर रहता है, तो फिर वहां पर सी प्रकार की, स्मॉल सी प्रकार की जलवायु दशाएं निर्मित हो जाती हैं। और अरुणाचल प्रदेश में 4 महीने ही 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर तापमान रहता है, बाकी 10 के नीचे ही रहता है। तो 4 महीने का तापमान यदि किसी क्षेत्र का हो तो उसे आप कहेंगे सी प्रकार की जलवायु, स्मॉल सी। इसके बाद में है 6 नंबर पे, 6 नंबर पे है स्मॉल एच, स्मॉल एच। और एच को आप हॉट कहें, क्या कहें, हॉट। हॉट का मतलब क्या होता है, गर्म। तो ये क्या हो गया, गर्म, या फिर गर्म शुष्क जलवायु कहते हैं आप, गर्म शुष्क जलवायु, गर्म शुष्क जलवायु कहते हैं आप। इसके बाद में 7 नंबर पे क्या बच गया, स्मॉल जी। और स्मॉल जी से आप गंगा का मैदान समझे, तो गंगा के मैदान की जलवायु, गंगा के मैदान की जलवायु, या गंगा के मैदानी जलवायु, गंगा के मैदानी जलवायु। बताओ कोई समस्या है। एफ का मतलब फुली रेन, वर्ष भर वर्षा। स्मॉल एम का मतलब मानसूनी जलवायु। स्मॉल एस का मतलब ग्रीष्मकाल सूखा है, तो शीतकाल में क्या है, वर्षा, समर विदाउट रेन। डब्ल्यू विंटर विदाउट रेन। और सी का मतलब है 4 माह का औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर, जो अरुणाचल प्रदेश में है। एच का मतलब है गर्म और शुष्क जलवायु है, और जी का मतलब है गंगा के मैदान की जलवायु। ठीक है। अब एक बार ये जो आपने जो बड़े अक्षर काम में लिए थे, ये जो बड़े अक्षर काम में लिए थे, इसमें जो एक बी है, इस बी का थोड़ा सा मामला अलग हो रहे हैं, वो भी थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। वो मामला क्या है, इसको मिटा दूं, ये तो समझाने के तौर पे था ना,
यहां पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं इस बी को। देखो बी को मैं अलग से लिख रहा हूं, बी में एक तो होता है डब्लू, बड़ा होता है, ठीक है ना, डब्लू। और इस डब्लू का मतलब आप क्या समझे, शुष्क है, क्या समझे, शुष्क है। और शुष्क का मतलब आप क्या समझे, मरुस्थल, जहां मरुस्थल हो। यदि किसी इलाके के अंतर्गत, किसी इलाके के अंतर्गत मरुस्थल हो, तो वहां पर आप बी तो काम में लेंगे ही लेंगे मरुस्थल के लिए, तो क्योंकि मरुस्थल के लिए ऑल ओवर आपने कहा है कि बी काम में लेंगे। लेकिन वहां पर यदि पूरा का पूरा मरुस्थल ऐसा है कि जहां वर्षा हो ही नहीं रही और वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है, तो फिर आप वहां पर अंग्रेजी का बड़े अक्षर डब्ल्यू को इस्तेमाल करेंगे। किसको इस्तेमाल करेंगे, डब्ल्यू को। फिर बात आती है कि एक बी में ही एक बड़ा एस और आता है कैपिटल लेटर में। इसका मतलब क्या है, शुष्क तो है लेकिन कुछ मात्रा में 25 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा हो रही है। इसका मतलब है कि ये अर्ध शुष्क जलवायु दशाएं रखता है, अर्ध शुष्क। और अर्ध शुष्क को आप ऐसे याद रखें, ऐसे आप क्या करते हैं, स्टेपी, स्टेपी। आप यदि राजस्थान के ज्योग्राफी की बात करेंगे तो अरावली का जस्ट पश्चिम का जो इलाका है, अरावली के जस्ट पश्चिम का इलाका, ठीक है ना, उस पूरे के पूरे पश्चिम भाग में, पूरा पश्चिम भाग का मतलब है लास्ट पश्चिम नहीं, छोर जैसलमेर वाला इलाके की बात नहीं कर रहा, उससे छोड़ के, ठीक है ना, जिसको 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा क्या करती है, अलग करती है, तो वो भाग स्टेपी जलवायु दशाएं रखता है। स्टेपी का मतलब है कि कुछ वर्षा हो रही है, क्या हो रही है, वर्षा। तो बी के साथ दो और बड़े शब्द काम में लिए गए, डब्ल्यू का मतलब है मरुस्थल और एस का मतलब है अर्ध शुष्क या स्टेपी। ये सारी चीजें याद हो गई। अब चले आगे। भारत में जलवायु प्रदेश, भारत में जलवायु प्रदेश, और ये भारत के मानचित्र में देखने हैं आपको। ठीक है, लो, ठीक है। कोई बात नहीं, जितना हो सके उस हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ये है गोवा, ये क्या है, गोवा। और गोवा से लेकर ये भाग है कन्याकुमारी तक का भाग, और इस कन्याकुमारी तक के इस भाग के अंतर्गत जिसको आप पश्चिमी घाट कह रहे हैं, और पश्चिमी घाट का ये भाग है मालाबार का तट। किसका भाग है, मालाबार का तट है। इस मालाबार के तट की बात करें अपन सबसे पहले, जिसको आप भारत के जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नंबर 1 दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, एक भाग दे रहे हैं। और यहां से लेकर यहां तक का इलाका है। अब आपको पता है कि ये 0 डिग्री अक्षांश है, और ये वाला जो भाग है ये 8 डिग्री 4 मिनट का भाग है। तो आपने तो ये कहा कि जो ये करक रेखा गुजरती है, ये जो करक रेखा गुजरती है 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ये जो गुजरती है करक रेखा, इसका पूरा का पूरा भाग नीचे का किस में रहेगा, उष्ण कटिबंध में। और उष्ण कटिबंध में आप क्या करते हैं, अंग्रेजी का एक आम में लेते हैं। बताओ कोई समस्या, बनाएंगे, ध्यान रखना, रटेंगे नहीं, बनाएंगे। उष्ण कटिबंध में है तो एक आम मिलेंगे। दूसरी बात, यहां पर वर्षा कब हो रही है, ग्रीष्म काल में। कब हो रही है, ग्रीष्म काल में। तो क्या काम मिलेंगे, डब्लू, कौन सा, छोटा। और क्या काम मिलेंगे, दो ही काम मिलेंगे। तो इसको क्या बन गया, शॉर्ट काम मिलेंगे स्मॉल लेटर में। तो ये भाग का नाम क्या बन गया, ए डब्ल्यू। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय इलाका है और विंटर विदाउट रेन है। इसका मतलब है शीतकाल में वर्षा नहीं होती है, और कब होती है, ग्रीष्म काल में होती है। और ग्रीष्म काल में तो होती है, ग्रीष्म काल में तो होती है, ठीक है ना। डब्लू थोड़ी आएगा, मानसूनी प्रकार की जलवायु आएगी।
ए एम ही तो आएगा, ठीक है ना, डब्ल्यू नहीं आएगा। ए और स्मॉल एम, ए एम, क्योंकि यहां पर दक्षिण पश्चिम मानसून सबसे पहले टकराएगा, सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून टकराएगा और ये जलवायु कौन सी हो जाएगी, मानसूनी जलवायु का भाग हो जाएगी, इसलिए इसको पहले नंबर को आप दे रहे हैं ए एम। तो यहां पर यदि अपन 8 जलवायु प्रदेश लिखें तो पहला है ए एम डब्ल्यू, गलतियों पे गलती करवा रहे हो हैं, ए एम डब्ल्यू, क्योंकि विंटर विदाउट रेन भी है, विंटर विदाउट रेन भी है, तो ए एम डब्ल्यू प्रकार का क्या है, प्रदेश है। ए एम डब्ल्यू, ए का मतलब है उष्ण कटिबंध, एम का मतलब है मानसूनी जलवायु और डब्ल्यू का मतलब है विंटर विदाउट रेन। इसका मतलब है गर्मियों में क्या होती है, वर्षा, और शीतकाल कैसा रहता है, शुष्क। तो पहला भाग है ए एम डब्ल्यू, ठीक है ना, इस हिसाब से कर लेना ए एम डब्ल्यू। दूसरी बात करें अपन इस भाग की, ये वाला भाग, और ये भाग है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट, और किस इलाके के पास में है, उष्ण कटिबंध के, इसलिए आप इसको काम में लेंगे बड़ा ए, ठीक है, और वर्षा कब हो रही है, शीतकाल में, तो इसको क्या लिखेंगे, स्मॉल एस, स्मॉल एस, समर विदाउट रेन, समर का मतलब है गर्मियों में वर्षा नहीं होती है, तो फिर कब होती है, शीतकाल में, तो ये दूसरा हो गया ए एस, ए एस, ठीक है। तीसरा देखो, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग, इस भाग को अपन अलग कर दें, इस भाग को क्या करते हैं अपन, अलग कर दें, और एक भाग अपन ऐसे अलग कर दें, ये वाला भाग है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश वाला भाग है, इसको अलग कर दें, और एक भाग अपन इसको अलग कर दें, एक भाग इसको अलग कर दें, और एक भाग इस प्रकार से ऐसे अलग कर दें, ठीक है। तो अपन तीसरा भाग लिखेंगे ये वाला कर देते हैं, और ये पूरा का पूरा इलाका कैसा दिख रहा है आपको, उष्णकटिबंध का भाग है, किसका भाग है, उष्णकटिबंध का भाग है, और यहां पर जलवायु दशाएं, वर्षा कब हो रही है, ग्रीष्म काल में, तो क्या लिखेंगे, डब्लू, स्मॉल डब्लू। तो यहां पर मैं क्या लिखूं, ए डब्लू, यही है ना, ए डब्लू। ये पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार का आंतरिक भाग है, प्रायद्वीपीय पठार का क्या है, आंतरिक भाग। ध्यान रखना, ये मणिपुर वाला ये इलाका है ना, थोड़ा थोड़ा ये लाइन है ना, ये अंदर से क्रॉस कर रही है, इसका मतलब है नीचे का भाग थोड़ा सा क्या है, उष्णकटिबंध में आता है, ठीक है। तीसरा है, और इसको मैंने ऊपर लिखा है ना, इसका भी कोई अर्थ निकल रहा है, ये ऊपर लिखा है ना, इसको मैं यहां भी लिख सकता था ना, इसको एडब्ल्यू, इसलिए नहीं लिखा कि इसमें थोड़ा सा नीचे, ठीक है ना, थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा, जो लास्ट में अपन कर लेंगे। ये वाला भाग है, ये पूरा का पूरा मरुस्थलीय इलाका है, कैसा है, थार के मरुस्थल का पश्चिम भाग, जो राजस्थान का पश्चिम भाग भी है, और इस भाग के अंतर्गत जलवायु कैसी है, मरुस्थलीय दशाएं, और मरुस्थलीय दशाओं के लिए आप क्या करते हैं, कौन सा काम में लेते हैं, तो पहले काम में लेंगे अंग्रेजी का बी, ठीक है, और मरुस्थल है तो फिर बड़ा डब्ल्यू भी काम में लेंगे, कैपिटल लेटर का, ठीक है ना, कैपिटल जो एक, सॉरी दोबारा से लिख देता हूं मैं एक बार, बी है और बड़ा डब्ल्यू है, कैपिटल लेटर का डब्ल्यू, और इसके अंतर्गत क्या है, गर्मी है, गर्म है, जलवायु दशाएं क्या है, गर्म है, तो कौन सा, एच, और एच कौन सा है, स्मॉल, और फिर उसके बाद में वर्षा यदि कई बार होती भी है तो शीतकाल में तो नहीं होती, कब होती है, ग्रीष्म काल में होती है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, विंटर विदाउट रेन, कभी हो भी जाए अपाद स्वरूप, इसलिए इसको बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू लिखा जाता है। बी का मतलब है मरुस्थलीय दशाएं, डब्ल्यू का मतलब है शुष्क, शुष्क मरुस्थल की बात हो रही है, एच का मतलब है गर्म की बात हो रही है, और स्मॉल डब्ल्यू का मतलब है विंटर विदाउट रेन, इसका मतलब है कि वर्षा कोई होती है तो गर्मियों में होती है, कोई अपाद स्वरूप 10 सेंटीमीटर हो जाए, ये बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू कितने बन गए, चार, चार हो गए, ठीक है ना, यहां भी लिख देते हैं। तीसरे नंबर पे क्या लिखा आपने, ए डब्ल्यू, और 4 नंबर पे आपने लिखा बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, और अब 5 नंबर पे अपन लिखने जा रहे हैं, इसके पास का ही भाग है, यहां शुष्क दशाएं हैं, यहां पर थोड़ी अर्ध शुष्क दशाएं, ये अरावली के जस्ट लगता भाग है पश्चिम का, और यहां पर 5 नंबर लिखे हैं अपन, तो वही बात है, अंग्रेजी का बी आएगा, इसकी अब की बार क्या आएगा, एस, ध्यान रखना ये एस है ना, ये एस क्या है, बड़ा है, एस क्या है, बड़ा है, एस बड़ा है, ये बी है, बी एस,
और क्या आएगा, वही बात है, गर्म जलवायु H और BSH स्मॉल w। एक चेंज हुआ है S बड़ा, क्यों हुआ है, क्योंकि अर्ध शुष्क जलवायु दशा है, और अर्ध शुष्क का मतलब है स्टेपी, स्टेपी का मतलब क्या है BSHW। कितने हो गए, 5 BSHW। अब नंबर 6 की बात करें अपन, नंबर 6 की बात करें अपन, तो ये कर्क रेखा का भाग है और ये पूरा का पूरा भाग है ये वाला भाग, और इसको अपन नंबर दे रहे हैं 6। और यहां पर 6 नंबर पे गंगा का पूरा क्या है, मैदान है। देखो भाग तो गंगा के मैदान के अलावा और भी आ रहा है, ठीक है ना। जैसे अपन बात करेंगे तो राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग आ गया, मालवा का पठार वगैरह ये सारा भाग आ गया, लेकिन फिर भी इसको क्योंकि गंगा का मैदान थोड़ा बड़ा है तो इस हिसाब से अपन जस्टिफाई कर रहे हैं। तो गंगा के मैदान के लिए आपने काम में लिया था क्या, जी, जी तो काम में लिया था स्मॉल गंगा के मैदान के लिए। जलवायु कैसी है, गर्म, तो कैपिटल लेटर में क्या होगा, सी, और CWG, यही था ना। CWG, डब्लू का मतलब क्या था, विंटर विदाउट रेन। इसका मतलब क्या है, शीतकाल में वर्षा नहीं है, और पूरा मैदानी इलाका है तो ग्रीष्म काल में गर्मियों में वर्षा होती है। और सी का मतलब है गर्म जलवायु, गर्म इलाका है, क्यों है, वैसे अक्षांश और ज्यामितीय हिसाब से तो आपने कहा था शीतोष्ण है, लेकिन यहाँ उपोष्ण कटिबंधीय क्यों, हिमालय पर्वत की स्थिति के कारण है ये सब कुछ। और समुद्र से क्या है, दूर भी है। और जी का मतलब है गंगा के मैदान। तो ये हो गया आपका 6 नंबर पे CWG। इसके बाद में अपन चले 7 नंबर पे, तो इसको अपन 7 नंबर दे देते हैं, ठीक है। और 7 नंबर का मतलब है ये जलवायु कौन सी है, ई प्रकार की। ई का मतलब है हिम, यहाँ जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश है, ठीक है ना, उत्तराखंड का भाग है, ये सारा भाग आ गया। और इस जलवायु को अपन इस जलवायु प्रदेश का नाम दे रहे हैं ई, केवल ई। और फिर इसके बाद में लास्ट 8 नंबर की बात करें अपन, तो 8 नंबर पे ये अरुणाचल प्रदेश का भाग है, ये वाला भाग, ठीक है। और ये अरुणाचल प्रदेश का भाग है, इसका मतलब है कि ध्रुवीय प्रकार के जलवायु है। किस प्रकार के हैं, ध्रुवीय प्रकार के, इसलिए आप यहां पर काम में ले रहे थे डी। और हमेशा वर्षा होती है यहाँ पर, इसका मतलब है एफ। और जलवायु 4 महीने का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर रहता है, इसका मतलब है स्मॉल सी। तो इसको आप कहेंगे DFC। और ये कौन सा प्रकार है, 8, तो ये DFC है, ठीक है ना, DFC, ये DFC हो गया। ये 8 जलवायु प्रदेश पूरे के पूरे कंप्लीट मानचित्र में है। अब एक थोड़ा सा BSHW का जो एक भाग है, जिसको आपने BSHW पे कितना लिखा है, 5, ये 5वां भाग राजस्थान के अरावली का पश्चिम का भाग तो है ही है, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार का आंतरिक भाग में भी ऐसी जलवायु पाई जाती है, और वो भाग है पूरा का पूरा ये वाला भाग, ठीक है। और इसको आप लिखेंगे कौन सा, 5 नंबर ही लिखेंगे इसको भी, 5, BSHOW। ये प्रायद्वीपीय पठार का क्या है, आंतरिक भाग है। बताओ यहां तक कोई समस्या है क्या, कोई दिक्कत नहीं है। इसको थोड़ा सा ध्यान दे लेना, शुरुआत में यहां पर थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, है ना, लिखने में थोड़ा सा अशुद्ध लिख दिया था। ए का मतलब है उष्ण कटिबंध के पास में, एम का मतलब है मानसूनी जलवायु का भाग है, डब्ल्यू का मतलब है विंटर विदाउट रेन है, शीतकाल शुष्क रहता है, ग्रीष्मकाल में क्या होती है, वर्षा होती है। तो इन सबको आप क्या कर ले, अब लिख लें, शुरू करें। यहां से लिखें, भारत के जलवायु प्रदेश टॉपिक का नाम है ही भारत के जलवायु प्रदेश, भारत के जलवायु प्रदेश। भारत के जलवायु प्रदेश, इसमें लिखें, हेडिंग डालें सबसे पहले, ऐतिहासिक पक्ष। किसकी बात करेंगे, ऐतिहासिक पक्ष की बात करेंगे, ऐतिहासिक पक्ष, ऐतिहासिक पक्ष। ऐतिहासिक पक्ष में नंबर 1 करके लिख लें, ब्लेंडफोर्ड, ब्लेंडफोर्ड। ऐतिहासिक पक्ष में नंबर 1 करके लिख लें, ब्लेंडफोर्ड, ब्लेंडफोर्ड, लिख लिया। इसमें लिखें, इन्होंने
इन्होंने 1889 में इन्होंने 1889 में इन्होंने 1889 में 1889 में सबसे पहले भारत के जलवायु प्रदेशों का क्रमबद्ध अध्ययन किया। भारत के जलवायु प्रदेशों का क्रमबद्ध अध्ययन किया। क्रमबद्ध अध्ययन किया। क्रमबद्ध अध्ययन किया। क्रमबद्ध अध्ययन किया। इस समय ये भारत के मौसम विज्ञान विभाग के इस समय ये भारत के मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक थे। इस समय ये भारत के मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक थे। मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक थे। ये पहला ऐतिहासिक पक्ष है ब्लैंडफोर्ड का। और कथन तो याद है ही आपको कि समस्त प्रकार की जलवायु आपको कहां मिलेगी? भारत में मिलेगी। ठीक है। नंबर 2, दूसरा ऐतिहासिक पक्ष के अंतर्गत है कैंड्रू। ठीक है ना? कैंड्रू और स्टंप। ये रहा कैंड्रू व स्टंप। ये लिख लें, कैंड्रू व स्टंप। इसमें लिखें इन्होंने भारत में करक रेखा के आधार पर उष्ण व शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मानते हुए भारत को 11 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। 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 ठीक है, ये ऐतिहासिक पक्ष की बात हो गई। और नंबर 3 पे लिखें कोपेन मोदे। कोपेन मोदे के अनुसार, हेडिंग ये ध्यान रखना पूरी, मैं बोल रहा हूं, कोपेन मोदे के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेशों का निर्धारण, ऐसे हेडिंग डाल लें। कोपेन मोदे के अनुसार भारत के जलवायु प्रदेशों का निर्धारण, या भारत के जलवायु प्रदेश भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखना चाहिए तो भारत के जलवायु प्रदेशों का निर्धारण या भारत के जलवायु प्रदेश। भारत के जलवायु प्रदेश। ठीक है, इसमें लिखें कोपेन मोदे ने भारत के जलवायु प्रदेशों का निर्धारण करने के लिए भारत के जलवायु प्रदेशों का निर्धारण करने के लिए भारत के जलवायु प्रदेशों का निर्धारण करने के लिए भारत के जलवायु प्रदेशों का निर्धारण करने के लिए जलवायु प्रदेशों का निर्धारण करने के लिए जलवायु प्रदेशों का निर्धारण करने के लिए औसत मासिक तापमान
वह वर्षा को आधार बनाया और इस प्रकार भारत में 8 जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किया। और इस प्रकार भारत में 8 जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किया। 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 ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आठ जलवायु प्रदेशों का निर्धारण किया है। इसके बाद में लिखें कोपेन महोदय ने, लाइन चेंज करके लिखें कोपेन महोदय ने जलवायु प्रदेशों के निर्धारण के लिए अंग्रेजी के बड़े व छोटे अक्षरों का प्रयोग किया। अंग्रेजी के बड़े अक्षरों व छोटे अक्षरों का सांकेतिक भाषा के रूप में प्रयोग किया। ऐसे कर लेना, अंग्रेजी के बड़े अक्षरों व छोटे अक्षरों का सांकेतिक भाषा के रूप में प्रयोग किया। सांकेतिक भाषा के रूप में, सांकेतिक भाषा का मतलब जानते हो ना, सांकेतिक भाषा के रूप में प्रयोग किया। अब हेडिंग डालें कोपेन के अनुसार अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग। कोपेन के अनुसार अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग। कोपेन के अनुसार अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग। कोपेन के अनुसार अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग। कोपेन के अनुसार अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग। बड़े अक्षरों का प्रयोग लिख लिया क्या? सबसे पहले लिखें ए, नंबर 1 करके लिखें ए। लिख लिया? नंबर 1 करके लिखें ए, डैश लगा के लिखें सामने उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु। उष्णकटिबंधीय जलवायु लिख लिया? नंबर 2 लिखें बी। मैं बोल रहा हूं वैसे लिखना, ठीक है ना, एडवांस मत लिखना, क्योंकि बी में ये एडजस्ट करेंगे अपन। बी लिखें और बी में लिखें शुष्क जलवायु। बड़ा अक्षर लिखें बी और इसमें लिखें शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु लिख लिया? और इस बी के अंतर्गत ही, ठीक है ना, बी को ही चलने दें और ऐसे लिखें, ठीक है ना, एक भाग करें बी का छोटी संख्या में, क्योंकि बड़ी संख्या में लिख रहे हो ना 1 2 3 4 ऐसे, तो अब आप लिखें रोमन संख्या में 1, ठीक है ना, रोमन संख्या में ऐसे लिखें 1 और ऐसे करके लिखें बी और फिर आगे डैश करके लिखें क्या डब्लू, ये बड़ा डब्लू है, और फिर उसके सामने लिखें शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। शुष्क मरुस्थलीय जलवायु लिख लिया? शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। शुष्क मरुस्थलीय जलवायु। हेमंत इधर आ, इनको बोल कि क्लास में है सर, है ना, 10-15 मिनट बाद में कर लेना, वहीं पे ले। हाँ लिख लिया? इसमें एक लिख लिया, दूसरा भी लिखें, दूसरा लिखें ऐसे बी, डैश लगा के लिखें एस और सामने लिखें, पहले तो लिखें स्टेपी, ताकि आपको याद रहे कि एस से आप एस याद रख लेंगे, स्टेपी, ठीक है ना,
स्टेपी, और फिर ऑब्लिक चिन्ह करके लिखें अर्ध शुष्क जलवायु। ऑब्लिक चिन्ह करके क्या लिखें? अर्ध शुष्क जलवायु। पहले स्टेपी लिखें और बाद में अर्ध शुष्क जलवायु लिखें। ये बी का मामला हो गया, ठीक है। अब लिखें आप नंबर 3 बड़ी संख्या में, ये वाला 3 लिखें और इसमें कैपिटल लेटर में सी लिखें, अंग्रेजी का बड़ा अक्षर सी, और इसके सामने लिखें गर्म जलवायु। और ये मध्य अक्षांशों की बात है। और तापमान, सबसे ठंडे महीने का तापमान क्या है? 18 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -3 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में रहता है। लिखने की बात नहीं है, बता रहा हूं सिर्फ। सी हो गया। उसके बाद में नंबर 4 करें और आप लिखें डी। नंबर 4 पे लिखें डी और सामने लिख दें हिम जलवायु। हिम जलवायु, हिम जलवायु। और नंबर 5 कर दें ई और इसमें लिख दें ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवीय जलवायु, ध्रुवीय जलवायु हो गया। अब हेडिंग डालें नेक्स्ट। कोपेन के अनुसार अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का प्रयोग। कोपेन के अनुसार अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का प्रयोग। कोपेन के अनुसार अंग्रेजी के छोटे अक्षरों का प्रयोग। कोई समस्या तो नहीं आ रही ना आपको? याद करने में कोई दिक्कत थोड़ी आएगी? सारे याद हो गए ना क्लास में आज? ठीक है, आज अभ्यास और करना एक बार जाके मानचित्र पे। नंबर 1 पे लिखें स्मॉल एफ। स्मॉल एफ क्या पढ़ेंगे इसको? फुली रेन, वर्ष भर वर्षा। वर्ष भर वर्षा, वर्ष भर वर्षा, वर्ष भर वर्षा। ध्यान रखना, एक बार एग्जामिनर ने इसको ऐसे भी अलझाया था, वर्ष भर वर्षा वन, ऐसे भी लिखा है इसको। तो भी ध्यान रखना सदाबहार वन कहां पाए जाएंगे? जहां अधिक वर्षा होगी। तो लिखा जा सकता है ना इसको वर्ष भर वर्षा वन, ऐसे भी तो लिखा जा सकता है। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट लिखें स्मॉल एम। स्मॉल एम मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु, ध्यान रखना इस एम को ऐसे भी लिखा जा सकता है लघु ग्रीष्मकाल वाली जलवायु। लघु ग्रीष्मकाल, अल्प अवधि, लेकिन वर्षा तो हो रही है ना अल्प अवधि में। 100 दिन तो वर्षा होती है ना, भारत में 100 दिन तो वर्षा हो रही है, ध्यान रखना। तो मानसूनी जलवायु बता रहा हूं आपको, लिख लिया। नंबर 3 लिखें स्मॉल एस। ये बड़ा एस नहीं है, स्मॉल एस है। स्मॉल एस को क्या पढ़ेंगे? समर विदाउट रेन। इसका मतलब है ग्रीष्मकाल सूख या सूखा। ग्रीष्मकाल सूखा, ठीक है ना, ग्रीष्मकाल सूखा। ग्रीष्मकाल सूखा, ठीक है, ग्रीष्मकाल सूखा या ग्रीष्मकाल शुष्क भी कर सकते हैं, ठीक है ना, ग्रीष्मकाल शुष्क। लेकिन ब्रैकेट में और लिखना, दूसरा भाव भी लिखना। ग्रीष्मकाल सूखा है तो वर्षा तो करवानी है, कब? शीतकाल में वर्षा। शीतकाल में वर्षा, लिख लिया। इसके बाद में देखें नंबर 4 पे लिखें स्मॉल डब्लू। स्मॉल डब्लू और इसमें लिखें शीतकाल शुष्क, विंटर विदाउट रेन। शीतकाल शुष्क, शीतकाल शुष्क। दूसरा भाव भी लिखें, शीतकाल शुष्क है तो ग्रीष्मकाल में क्या है? वर्षा। यह भी लिखें ग्रीष्मकाल में वर्षा, ठीक है। हाँ, नंबर 6 पे लिखें स्मॉल सी। स्मॉल सी, हाँ 4 हुए क्या? 5वें नंबर पे स्मॉल सी। नंबर 5 पे लिखें स्मॉल सी, बड़ा मत लिखना, छोटा लिखना। सामने लिखें 4 माह का औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो। 4 माह का तापमान, 4 माह का तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर सबका ही 10 से ज्यादा रहता है, तो 4 से ज्यादा महीने हो गए ना, तो यहां तो सिर्फ 4 महीने की बात हो रही है।
तो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में होती है ये स्थिति। कहाँ होती है? अरुणाचल में। 4 माह का औसत तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है। कोई कह सकता है आपको कि भारत में तो 4 महीने से सबसे ज्यादा सबका ही रहता है, तो सब जगह के लिए काम मिलेंगे क्या? केवल 4 महीने की बात हो रही है, और में तो 5 भी रहता है, 6 भी रहता है। आपने तो शीतकाल में राजस्थान में तो 10 डिग्री के ऊपर ही रहता है, लगभग लगभग 8-9 महीने चलता है अपने तो, ठीक है ना। 10 तक भी मानो आप, 10 महीने भी रहता है। नंबर 6 पे लिखे स्मॉल एच। स्मॉल एच, स्मॉल एच, और स्मॉल एच में गर्म शुष्क जलवायु, गर्म शुष्क जलवायु, गर्म शुष्क जलवायु। और नंबर 7 पे लिखें स्मॉल जी, स्मॉल जी, गंगा के मैदान की जलवायु, गंगा के मैदान की जलवायु, गंगा के मैदान की जलवायु, ठीक है, गंगा के मैदान की जलवायु। और ये 8 प्रदेशों के अब क्या लिख लें आप? नाम लिख लें, और ये भारत के मानचित्र को आप बना लें ऐसे के ऐसे। यहां मत लिखना नाम, ये नाम मत लिखना अभी, सिर्फ यहां पर नाम लिखे मानचित्र में ही, और मानचित्र में उनको दर्शा दें। मानचित्र अच्छा सा बना ले, ठीक है। और उस मानचित्र में आप इस तरीके से क्या कर दें, उनको विभिन्न प्रकार के 8 भागों में बांट दें, और उनका नाम वहीं पे लिख दें क्रम संख्या के साथ। कल इनकी 8 के अपन क्या करेंगे, डिटेल लिखेंगे। और डिटेल में कुछ ही नहीं है, जो इलाका जिसमें है उसका नाम लिखना है, ठीक है ना। आज थोड़ी क्लास बड़ी हो गई, पहले क्लास फ्री भी नहीं थी, उस चक्कर में तो 15-20 मिनट कल लगेगी, इसको अपन डिटेल लिखवा देंगे कौन सा इलाका है। और वैसे आपको पता ही चल गया, ठीक है ना। जैसे ये पहला भाग है AMW का है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, तो यहाँ पर है पश्चिमी घाट का भाग है, ये कोरोमंडल सॉरी मालाबार का तट है, ये कोरोमंडल तट है, ये प्रायद्वीप पठार का आंतरिक भाग है, ये पूरा प्रायद्वीप पठार है, ठीक है। ये पूरा पूरा CWG है। एक क्वेश्चन पूछा था, इधर ध्यान दो, CWG गंगा का, ये गंगा की जो मैदान की जो जलवायु है ना, ये उत्तर पूर्व के देखो अधिकांश क्या है, राज्य, अधिकांश राज्य आ गए ना। आप अरुणाचल को छोड़ दो, पूरे उत्तर पूर्व के जो राज्य हैं उनमें सब में क्या है, CWG प्रकार की जलवायु है। ये क्वेश्चन अब की बार क्वेश्चन पूछा था, शायद फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन पूछा था, शायद इस AW के बारे में या इस AS के बारे में पूछा था, शायद इसके बारे में पूछा था कि इसका AW का मतलब क्या होता है, ऐसे कोई क्वेश्चन आया था फर्स्ट ग्रेड में, ठीक है ना। हाँ, ये BSHW है, S बड़ा है और ये W बड़ा है, BWHW है, ठीक है ना। हाँ, इनको लिख लें। ये DFC प्रकार की जलवायु है, जहां वर्ष भर वर्षा होती है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। 23.5 डिग्री का भाग मत लिख लेना, ठीक है ना, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये नेट वाले विद्यार्थी ये ध्यान रखें कि अभी समय पर्याप्त नहीं है आपके पास, फिर जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगी जुलाई के अंतर्गत, और फिर आप ये सोचेंगे सर अब तो 1 महीना ही बचा है, 2 महीना, तो अभी आपके पास 6 महीने के समथिंग है, ध्यान रखना समय, उसका थोड़ा विशेष ध्यान रखें। 6 महीने बहुत ज्यादा नहीं होते आपके लिए, आपके लिए बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। यदि आपका गोल JRF करना है तो 6 महीने आपके लिए कम ही है, ज्यादा नहीं है, तो आप उस प्रकार की तैयारी करें। और अब की बार जो स्कोर रहा है ना, उस स्कोर से आप एक एक नंबर बढ़ाएंगे ना, तो आपको बड़ी मुसीबतें आएगी, क्योंकि यहाँ तक का स्कोर तो बढ़ जाता है, लेकिन उसके बाद का एक नंबर बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखें और समय का थोड़ा सा सदुपयोग करें, ठीक है ना। समय के ऊपर पूरा ध्यान रखें कि इस टाइम का जो समय है उसको इतना अच्छा कर लें आप कि बाद में जब एग्जाम के नजदीक है तो आप पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट रहें। नहीं तो वही बात है, ठीक है ना, एग्जाम के नजदीक जाएंगे और आप थोड़ा सा तिलमिला लग जाएंगे, ठीक है ना, और डगमगाएंगे, आत्मविश्वास नहीं होगा, तब डगमगाने की, ठीक है ना, स्थिति बनती है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखें। और बाकी लेबर असिस्टेंट वाले भी ये नहीं सोचें क्या कि अभी वैकेंसी नहीं है, अभी वैकेंसी नहीं है। इस चीज का थोड़ा विशेष ख्याल रखें कि जब वैकेंसी होती है ना तब तैयारी भी नहीं होती है, जब वैकेंसी आ जाएगी ना तब तैयारी नहीं होती है।
पूर्व में की गई तैयारी ही काम में आती है, तो वो भी इस तरीके से ध्यान रखें। कुछ लोग आप में से फर्स्ट ग्रेड की भी यदि कर रहे हैं तैयारी, तो नज़दीकी वैकेंसी है उसका भी थोड़ा ध्यान रखें कि एग्जाम की डेट निश्चित हो जाए या विज्ञापन जारी हो जाता है तो उसके बाद में कॉलम पूर्तियां होती हैं, रिक्त स्थानों की पूर्तियां होती हैं, तैयारियां नहीं होती हैं। तो समय का विशेष ख्याल रखें और समय का ख्याल रखते हुए आपको तैयारी को अपने हिसाब से करना है। खाली समय में जो व्यक्ति पूरी तरीके से तैयारी करता है तो फिर अवसर आते ही वो व्यक्ति उसको बुना लेता है। बना लिया क्या ये डायग्राम? ठीक है, बाकी कल इनके अपन डिटेल से क्या करेंगे, व्याख्या करेंगे।